लेस्बियन वैम्पायर किलर्स। कहानी की शुरुआत में हमें एक स्टोरी बताई जाती है कि काफी सालों पहले एक वैम्पायर क्वीन कैमिला थी जिसने एक इलाके में अपना कब्जा करके वहाँ के सारे आदमियों को मार दिया और यहाँ रहने वाली सभी फीमेल्स को अपना गुलाम बना लिया। साथ ही पता चलता है कि वो क्वीन एक लेस्बियन थी जिस वजह से उसने अपनी शादी एक दूसरी वैम्पायर लड़की ईवा से कर ली। अब कुछ टाइम बीतने के बाद एक कैरोन नाम के आदमी ने कैमिला पर हमला करके उसे हरा दिया। मरते हुए कैमिला ने इस इलाके को श्राप दिया कि यहाँ रहने वाली सभी लड़कियां भविष्य में लेस्बियन वैम्पायर ही होंगी। कैरोन से उसने ये भी कहा कि फ्यूचर में वो जरूर लौट कर आएगी। खैर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट टाइम में लंदन में जिमी नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसे हाल ही में उसकी गर्लफ्रेंड जूडी ने धोखा दिया था। दूसरी तरफ हम उसके फ्रेंड फ्लेच को देखते हैं जिसे भी उसकी बॉस ने जॉब से निकाल दिया था क्योंकि वो अपनी जॉब को ठीक से नहीं करता था। अब दोनों फ्रेंड्स एक बार में आकर बात करने लगते हैं। यहाँ वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो कुछ दिन का ब्रेक लेकर कहीं वेकेशन पर जाएंगे जिससे उनका माइंड फ्रेश हो जाएगा। अब जिमी जूडी से अलग होकर काफी अपसेट था। अब आगे वो दोनों एक पुराना मैप लेकर उस पर एयर पिन मारते हैं, यानी जिस जगह वो पिन लगेगा वो उसी जगह जाएंगे। वो पिन एक क्रैगविच नाम की जगह पर लगता है जिसके बाद दोनों उस जगह के लिए निकल जाते हैं। इससे हम ये भी समझ जाते हैं कि ये वही जगह है जहाँ कैमिला रहती थी और उसने इसी जगह को श्राप दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं और रास्ते में जाते वक्त जिमी को उसकी गर्लफ्रेंड जूडी का फोन आता है और वो फोन पर उससे माफी मांगने लगती है। इसी बीच फ्लेच यहाँ उसका फोन तोड़ देता है और कहता है कि वो यहाँ घूमने आया है न कि बात करने। साथ ही जिमी भी उससे कुछ नहीं कहता। आगे रास्ते में उन्हें बाहर से 4 लड़कियां निकलती हुई दिखती हैं जो कि उनके सामने ही एक वैन लेकर निकल जाती हैं। इसके बाद वो दोनों भी उसी बार में आकर बैठ जाते हैं। वो यहाँ आकर देखती हैं कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग उन्हें अजीब नजरों से देख रहे हैं। वो दोनों उन्हें देखकर समझ जाते हैं कि यहाँ के सभी लोग गे हैं, यानी उनका इंटरेस्ट औरतों में नहीं बल्कि आदमियों में है। खैर वो दोनों इन्हें इग्नोर करके ड्रिंक पीने लगते हैं। तभी यहाँ इस इलाके में रहने वाला एक प्रीस्ट आता है और बार के मालिक से कहने लगता है कि हमें मिलकर इस पागलपन से बाहर निकलना होगा। असल में वो उसी श्राप के बारे में कह रहा था लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को राजी ही नहीं था। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसी बीच हम उसकी बेटी रेबेका को देखते हैं जिस पर फ्लैच लाइन मारने लगता है लेकिन वो उसे कुछ भाव नहीं देती। अब बार का मालिक उन दोनों के पास आता है और कहता है कि वो दोनों यहाँ रुक सकते हैं, वो भी फ्री में। इसे सुनकर उन दोनों को समझ आ जाता है कि वो क्या चाहते हैं, जिस वजह से वो मना कर देते हैं। अब वो बार का मालिक उन्हें लड़कियों का लालच देकर भी रोकने को कहता है लेकिन वो दोनों वहाँ से उठकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम उन्हीं बैन वाली गर्ल्स को देखते हैं जो कि इस वक्त पार्टी कर रही थी। तभी अचानक जंगल पार करते वक्त उनकी वैन बंद हो जाती है। अब वो वैन को स्टार्ट करने लगती हैं लेकिन तभी यहाँ उन्हें किसी के आने का एहसास होता है लेकिन वो फ्लैच और जिमी होते हैं। अब फ्लैच थोड़ा ठरकी किस्म का था इस वजह से वो उन लड़कियों से अच्छे से घुल मिल जाता है लेकिन जिमी इस बात पर ध्यान नहीं देता। फ्लैच उन लड़कियों से कहता है कि वो सब सेम ही कॉटेज में रहने वाले हैं। इसे सुनकर सभी लड़कियां काफी खुश हो जाती हैं। दूसरी तरफ हम बार में देखते हैं कि जूडी जिमी की तलाश में यहाँ तक आ गई है। वो बार से उस कॉटेज का एड्रेस ले लेती है और वहाँ जाने लगती है। इधर वो सभी उसी कॉटेज में आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि वो कॉटेज उसी कैमिला वैम्पायर का है जिसमें वो रहने आए हैं। यहाँ फ्लैच लड़कियों के साथ मिलकर डांस करने लगता है लेकिन जिमी को उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसी बीच उसे यहाँ कैमिला की एक पेंटिंग मिलती है इसके बारे में वो एक लड़की लोटे से पूछने लगता है। तब लोटे उसे बताती है कि एक वैम्पायर क्वीन थी और ये महल इसी का था। अब कुछ टाइम बाद उनमें से एक लड़की हीडी को वॉशरूम जाना था जिस पर उसके साथ एक दूसरी लड़की एन के भी जाती है। टॉयलेट बाहर एक केबिन में था जिस वजह से एन के बाहर खड़ी होकर हीडी का वेट करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ एक वैम्पायर गर्ल लाकर एन के पर अटैक कर देती है और बाद में हीडी पर भी। इधर घर में एक चौथी लड़की ट्रूडी जब अपने कमरे में शावर लेने जाती है उसे खिड़की से कोई आवाज लगाने लगता है और जब वो खिड़की के पास जाकर देखती है तो उस पर भी वही वैम्पायर गर्ल अटैक कर देती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर वो तीनों जब उसके कमरे में जाते हैं तो उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। अब लोटे देखती है कि विंडो पर किसी का खून लगा हुआ है और तभी बाहर जंगल में से उन्हें कोई बुलाने लगता है। अब लोटे को लगता है कि उसकी दोस्त मुसीबत में है जिस वजह से वो तुरंत ही बाहर आकर उन्हें ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ हम जूडी को देखते हैं जो कि अपनी कार से इसी कॉटेज की तरफ आ रही थी लेकिन रास्ते में उसकी भी गाड़ी खराब हो जाती है। तभी उसे भी कोई जंगल से आवाज लगाने लगता है। इधर वो तीनों कॉटेज से बाहर आकर उन्हें ढूंढने लगते हैं। कुछ आगे जंगल में जाने पर उन्हें एक जगह पर कुछ वैम्पायर गर्ल्स मिलती हैं जो कि लोटे की फ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रही थी लेकिन साथ ही में वो उन्हें वैम्पायर की तरह खा भी रही थी। ये देखकर उन तीनों को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ चल क्या रहा है। इसी बीच एक वैम्पायर आकर फ्लैच पर भी अटैक कर देती है और उसे बाइट करने लगती है। जिमी उसे भगाने की कोशिश करता है लेकिन वो अब उसके पीछे लग जाती है। तभी अचानक लोटे लकड़ियों को उस वैम्पायर के पेट में धंसा देती है जिससे वो वैम्पायर तुरंत ही मारी जाती है। लेकिन इतने में बाकी की वैम्पायर उन्हें देख लेती हैं और अपनी तरफ बुलाने लगती हैं। वो तीनों किसी तरह उनसे बचते हुए कॉटेज की तरफ आने लगते हैं लेकिन उनके सामने एक और वैम्पायर आती है जिसे फ्लैच एक पेन से मार देता है। इसके बाद वो जल्दी से कॉटेज में आ जाते हैं और दरवाजे को अच्छे से बंद कर लेते हैं। इसके बाद वो खिड़की से बाहर की तरफ देखते हैं
कि वो वैम्पायर उनके बाहर आने का वेट कर रही है। अब उनसे बचने के लिए लोटे यहाँ कुछ नुकीली लकड़ियों को ढूंढने लगती है जिनसे वैम्पायर गर्ल्स को मारा जा सकता है। अब वो दोनों भी उसके साथ साथ अपने लिए एक एक वेपन ले लेते हैं। वो मिलकर प्लान बना ही रही होती हैं। इसी बीच यहाँ दरवाजे पर जूडी आ जाती है और उसकी आवाज सुनकर जिमी उसे अंदर ले लेता है। फ्लैच लोटे को बताता है कि ये जिमी की गर्लफ्रेंड है, जिसे सुनकर वो अपसेट होती है क्योंकि वो जिमी को लाइक करने लगी थी। इसके बाद जूडी जिमी को एक रूम में लाकर उसे सीड्यूस करने लगती है। तभी अचानक हम देखते हैं कि वो भी एक वैम्पायर बन गई है क्योंकि उस पर जंगल में वैम्पायर ने अटैक कर दिया था। ये देखकर जिमी डर जाता है और उससे बचने लगता है। तभी यहाँ फ्लैच आ जाता है और जूडी के सर में एक कुल्हाड़ी से अटैक कर देता है। इसके बाद जिमी भी उसकी मदद करके जूडी को मार देता है। खैर जब यहाँ लोटे आती है तो वो ये देखकर खुश होती है कि जूडी एक वैम्पायर निकली क्योंकि जिमी उसे अब मिल जाएगा। जिमी भी उसकी बातों को समझ गया था कि वो भी उसे लाइक करती है। अब फ्लैच उन दोनों को अकेला छोड़कर कॉटेज के ही टॉयलेट में चला जाता है। इधर उन दोनों पर कुछ वैम्पायर आकर अटैक कर देती हैं। वो वैम्पायर लोटे को देखकर पहचान लेती है कि वो एक प्योर वर्जिन है और जब वो जिमी को चेक करती है तो उन्हें उसके सीने पर एक बर्थ मार्क मिलता है। इसके बाद उन दोनों को बेहोश करके अपने साथ ले जाती हैं। दूसरी तरफ फ्लैच के पास वही चर्च वाला प्रीस्ट आता है जिस पर एक वैम्पायर अटैक कर रही थी। वो उससे अपनी मदद करने को कहता है। इसके बाद फ्लैच उसकी मदद करता है और वो प्रीस्ट वैम्पायर को क्रॉस वाला सिंबल दिखाकर मार देता है। अब यहाँ प्रीस्ट उसे बताता है कि उसके दोस्तों को वो वैम्पायर उठाकर ले गई है, हमें उन्हें जल्दी जाकर बचाना होगा। प्रीस्ट उसे जिमी के बर्थ मार्क के बारे में बताता है कि वो असल में कैरन का वंशज है और उसकी बलि देकर वो क्वीन कैरमिला को फिर से जिंदा कर सकते हैं। आगे वो उसे ये भी बताता है कि उसकी एक बेटी रिबेका है जो कि कल को 18 साल की होने वाली है और यहाँ जो भी लड़की 18 साल की हो जाती है वो एक वैम्पायर बन जाती है। इसी वजह से ही वो प्रीस्ट अपनी बेटी को लेकर इमोशनल था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी भी एक वैम्पायर बन जाए। साथ ही इसी वजह से वो फ्लैच से हेल्प करने को कहता है। उसकी ये सब बातें सुनकर फ्लैच को कुछ समझ नहीं आता। इस पर वो उसके साथ चलने से मना करता है। अब वो प्रीस्ट अकेले ही जाने लगता है। उसे अकेले जाता देख वो भी चलने को तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम उन्हीं वैम्पायर्स को देखते हैं जो कि उन दोनों को लेकर कैरमिला की दफनाई हुई जगह पर आ जाती हैं। लेकिन अभी भी उन्हें मून के लाल होने का वेट करना था, जिस वजह से वो फिलहाल के लिए यहाँ से चली जाती हैं। इधर प्रीस्ट फ्लैच को लेकर कैरन की दफनाई हुई जगह पर आ जाता है ताकि वो यहाँ से कैरन की तलवार ले सके और उसी की मदद से वो उन वैम्पायर को आराम से मार देंगे। अब कुछ देर में वो दोनों जगह पर पहुंच जाते हैं और उसकी कब्र खोलने लगते हैं। इसी बीच प्रीस्ट अपनी बेटी को देखने जाने को कहता है और फ्लैच से कहता है कि वो तब तक कब्र को खोल ले। इसके बाद प्रीस्ट घर आकर रेबेका को देखता है कि वो इस वक्त सो रही है। इसी बीच हम देखते हैं कि रेबेका की आंखों का रंग बदल रहा है, यानी वो भी एक वैम्पायर बन गई है। इधर जब प्रीस्ट फ्लैच के पास आकर देखता है तो उससे अभी तक वो कब्र नहीं खुली थी, जिसे देखकर वो खुद ही टूल लेकर एक बार में ही कब्र को खोल देता है। कब्र खोलने के बाद फ्लैच वहाँ से तलवार उठा लेता है और प्रीस्ट अपनी कार के पास चला जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ रेबेका आ गई है और वो फ्लैच को सीड्यूस करने लगती है, लेकिन गलती से फ्लैच उसके अंदर तलवार धसा देता है, इससे वो भी एक वैम्पायर की तरह मारी जाती है। ये देखकर वो जल्दी से प्रीस्ट के पास आ जाता है, लेकिन उसे इस बारे में कुछ नहीं बताता। इसके बाद दोनों जल्दी से कैरमिला की दफनाई जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि वैम्पायर्स ने मिलकर उन दोनों को एक जगह लिटा दिया है और अपना रिचुअल शुरू करने लगी है। लोटे ऐसा करते देख उन वैम्पायर्स को परेशान करने लगती है। इसे देख उनमें से एक वैम्पायर लोटे को खाने की कोशिश करती है। तभी वो वैम्पायर उसके गले में क्रॉस देखकर डर जाती है और उसे नहीं काटती। इसी बीच प्रीस्ट और फ्लैच उनके पास जाकर उन्हें रोकने लगते हैं। इसे देखकर कुछ वैम्पायर्स उनके पीछे लग जाती हैं। उनसे बचने के लिए वो दोनों जंगल में भागने लगते हैं और उनसे बचते हुए वो उन सभी वैम्पायर्स को एक जगह फंसाकर जिमी और लोटे की मदद के लिए आ जाते हैं। अब प्रीस्ट जल्दी से उन दोनों को खोल देता है, लेकिन तभी यहाँ सारी वैम्पायर्स आ जाती हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेती हैं। अब प्रीस्ट फ्लैच से कहता है कि वो उस तलवार से सबको मार दे, लेकिन इस बार वो तलवार कार में ही भूल आया था। ये देखकर प्रीस्ट उन सभी का ध्यान अपनी ओर कर लेता है और उन तीनों को जल्दी से तलवार लाने के लिए भेज देता है। उन तीनों में से फ्लैच और जिमी कब्रिस्तान का गेट पार कर लेते हैं। तभी यहाँ एक वैम्पायर आ जाती है और लोटे को अंदर ही बंद कर लेती है। दूसरी तरफ वो प्रीस्ट उन सभी को क्रॉस से मारने की कोशिश करता है, लेकिन उनका उससे कुछ नहीं होता। इसी बीच हम देखते हैं कि उन वैम्पायर का रिचुअल पूरा हो चुका था, जिसकी वजह से कैरमिला फिर से जिंदा हो जाती है और प्रीस्ट पर अटैक कर देती है। इससे वो दूर जाकर गिरता है। बाहर वो दोनों तलवार लाकर गेट खोलने लगते हैं, लेकिन उन दोनों से वो नहीं खुलता। इधर वो वैम्पायर लोटे को बुरी तरह पीटती है और उसे सीड्यूस करने लगती है और इसी बीच मौका पाकर लोटे अपने लॉकेट से उस वैम्पायर का गला काटकर मार डालती है। अब अपनी वैम्पायर्स को मरता देख यहाँ कैरमिला आ जाती है और लोटे को पकड़ लेती है। खैर अब यहाँ फ्लैच भी आ चुका था, लेकिन वो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इसके बाद वो उसे भी पकड़ लेती है। अब वो उन दोनों
दोनों को मारने ही वाली होती है, तभी जिम्मी वो तलवार उठाता है और उसे कैरमिला की तरफ फेंक देता है। इसके बाद वो तलवार सीधे उसके सीने में जाकर लगती है, जिससे कैरमिला द वैम्पायर मारी जाती है। अब हम देखते हैं कि वैम्पायर क्वीन के मर जाने की वजह से इस इलाके की सभी वैम्पायर लड़कियां फिर से नॉर्मल हो गई हैं और उन सभी को ठीक देखकर जिम्मी और लॉटे एक दूसरे को किस करते हैं। कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि जिम्मी, लॉटे और फ्लैच एक साथ फिर से अपनी सिटी की तरफ निकल गए हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।